हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट समेत राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर भी जीत दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंडी से सामने आई तस्वीरों में कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह की जीत के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न में डूबे दिखे। पार्टी के झंडे लहराते हुए उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। हमीरपुर का नजारा भी कमोबेश मंडी ही जैसा दिखा। वहां कांग्रेस के कई समर्थक अपने घरों से बाहर निकले और एक जगह जमा होकर आतिशबाजी की। इन लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कांग्रेस की जीत की खुशी का इजहार किया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल भी सामने आए और पार्टी की इस जीत के लिए राज्य के लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये बदलाव के संकेत हैं। मुझे लगता है कि इसका असर आएगा। मैं हिमाचल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हार की जिम्मेदारी ली और जीते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को बधाइयां दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की इस जीत से सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वहां उसे एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हार झेलनी पड़ी। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर को हराया। यह सीट पहले बीजेपी के पास थी और पार्टी सांसद रामस्वरूप के निधन के बाद खाली हुई थी। इसी तरह जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली और उसके प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने बड़ी जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम शरायक अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। बड़ी बात यह कि इस सीट पर टिकट कटने से खफा बीजेपी के पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन सिंह बरागटा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहे। जबकि फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई और उसके उम्मीदवार भवानी सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को मात दी। वहीं अर्की विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में गिरी। वहां से पहले वीरभद्र सिंह विधायक थे, लेकिन उनके निधन से यह सीट खाली हो गई थी और अब कांग्रेस के संजय अवस्थी ने जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के रतन सिंह पाल को हराया। मतलब कांग्रेस अर्की और फतेहपुर में अपनी सीट बचाने के साथ ही बीजेपी के खाते वाली मंडी लोकसभा और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट भी जीत गई। महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव पर एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई। बीते साल करीब 6 लाख दियों को जलाकर जो रिकॉर्ड बना, उसे इस बार 9,51,000 दियों की रोशनी से तोड़ने की योजना बनी, जिसके लिए सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर के सभी कॉलेजों के छात्र कुछ दिन पहले ही पहुंच गए, जो सूरज उगने के साथ ही दिए जलाने के काम में जुट गए। दोनों तरफ घाटों पर इस तरीके से दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम रखा गया है, पूरी तरीके से सजाया गया है। इस बड़े काम में छात्रों की मदद के लिए 49 संस्थाओं के करीब 14,000 कार्यकर्ता भी पहुंचे और राम की पैड़ी पर दियों को सजाने के साथ ही अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों की मदद से रंगोली भी बनाई गई। बच्चे रंगोली कलर भर रहे हैं, इमेजेस है, लक्ष्मण जी, राम और सीता जी दरबार है। अयोध्या की दिवाली को ऐतिहासिक बनाने और छोटी दिवाली पर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के सारे इंतजाम तो दिखे, लेकिन इस चक्कर में सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए, इस पर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आया। जाहिर है अयोध्या की दिवाली को भव्य बनाने में सरकार और प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन दिवाली पर अयोध्या की चमक केवल लाखों दियों की रोशनी से ही नहीं होने वाली, बल्कि हर साल की तरह इस बार भी तकनीक की मदद से त्रेता युग वाली अयोध्या का एहसास कराने के लिए लेजर शो के इंतजाम नजर आए, जिसकी चमक एक रात पहले से ही बिखरने लगी। जो भव्यता और दिव्यता आपको नजर आ रही है, वो भव्यता और दिव्यता पूरी अयोध्या में नजर आ रही है। बताया गया कि इस खास लेजर शो में राम और सीता के जीवन से जुड़े रामायण के कई प्रसंग दिखेंगे। इन कोशिशों का ऐसा असर हुआ कि पूरी अयोध्या राममय नजर आने लगी और हर किसी के सिर चढ़कर इसका जादू बोलने लगा। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। 2017 से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का जो सिलसिला शुरू हुआ, हर बीतते साल के साथ उसकी जगमग बढ़ती गई। एक बार फिर अयोध्या रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव के लिए तैयार है। सौभाग्य की एक बात है कि अयोध्या में सरयू किनारे बने 32 घाटों और वहां के सभी मंदिरों को दिए से सजाया गया, जिसकी वजह से दिवाली की रौनक अयोध्या से वाराणसी जिले के उन गांवों तक भी पहुंची जहां के कुम्हारों को अयोध्या के लिए दिए बनाने का ऑर्डर मिला था। तो वहीं इस दीपोत्सव में लोक कलाकारों को भी अपनी कला दिखाने का मंच और मौका मिला। हरियाणा की एलनाबाद सीट पर हुए उपचुनाव में आईएनएलडी के अभय चौटाला ने जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि चुनाव प्रचार में किसान आंदोलन को मुद्दा बनाने के बावजूद
पिछली बार की तुलना में बीजेपी से उनकी जीत का अंतर कम ही हुआ। यानी किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को जितना नुकसान पहुंचने का दावा था वो वोट में नहीं दिखा। लेकिन कम अंतर से जीत के बावजूद आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं ने दिवाली से ठीक पहले दिवाली जैसा धमाल मचाया। जश्न के जुनून में उत्साहित कार्यकर्ता भीड़ नहीं लगाने की चुनाव आयोग की हिदायत को भूल बैठे और कोरोना से बचाव के नियमों को तार तार करते हुए नाचते नजर आए। यहाँ की तस्वीरें देखकर आपको लगता होगा कि कोई भी कोरोना दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की बड़ी हार की भविष्यवाणी करने वाले अभय चौटाला ने जीत के अंतर में कमी की वजह प्रशासन के पक्षपाती रवैये को बताया और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू करे। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में अपनी सीट से इस्तीफा देने वाले चौटाला ने इस जीत का श्रेय किसानों को ही दिया। लेकिन कृषि कानूनों को मुद्दा बनाने के बावजूद ऐलनाबाद उपचुनाव के जैसे नतीजे आए उसमें चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों के लिए संदेश दिखा, क्योंकि इस बार अभय चौटाला की जीत महज 6,708 वोट से हुई, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी को 11,922 वोटों से हराया था। इस चुनाव में आईएनएलडी के अभय चौटाला को 65,897 वोट तो बीजेपी के गोविंद कांडा को 59,189 वोट मिले, जबकि कृषि कानूनों का तीखा विरोध करने वाली कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई, क्योंकि कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 20,857 वोट ही मिले और बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन होने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा। सौ बात की एक बात यह कि ऐलनाबाद सीट पर उपचुनाव को हरियाणा में किसान आंदोलन का असर नापने का पैमाना माना जा रहा था, क्योंकि इस सीट से आईएनएलडी के अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही इस्तीफा दिया था, जिन्हें उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने कड़ी टक्कर दी, जो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं और उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन ऐलनाबाद के नतीजों ने असली खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए बजाई, जिसके उम्मीदवार पवन बेनीवाल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, जो 2 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वहां दूसरे नंबर पर थे। दिल्ली में दिवाली की पूजा के लिए केजरीवाल सरकार राम मंदिर का मॉडल बनवा रही है। यह मॉडल त्यागराज स्टेडियम में बन रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों के साथ 4 नवंबर को दिवाली की पूजा करेंगे। पिछले 3 साल से दिल्ली में दिल्ली की दिवाली का आयोजन हो रहा है और यह आयोजन चौथे साल भी होगा। खास बात यह कि इस बार सीएम त्यागराज स्टेडियम में बन रहे राम मंदिर के मॉडल में दिवाली की पूजा करेंगे। कोशिश की जा रही है कि ये मॉडल हूबहू अयोध्या के राम मंदिर जैसा बने, जिसके लिए हर बारीकी पर ध्यान दिया गया और कारीगर दिन रात काम में जुटे रहे। त्यागराज स्टेडियम में यहाँ उसी भव्यता के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने वादा किया था कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त में अयोध्या की यात्रा करवाएगी, और अब वो दिल्ली में राम मंदिर का मॉडल बनवा रहे हैं, जहां दिवाली की शाम होने वाली पूजा का सीधा प्रसारण पूरी दिल्ली में होगा। इस बीच दिल्ली सरकार के इस कदम पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कस दिया। मंदिर निर्माण के रास्ते में बाधा बनने वाले लोग आज राम नाम जप रहे हैं, ये उनकी कृपा है। जबकि कांग्रेस ने तो 2 टूक बोल दिया कि दिल्ली में राम मंदिर का मॉडल बनवाना चुनावी स्टंट है। वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है, ये कोई उत्सुकता ऐसी नहीं है। विरोधियों के आरोपों से अलग आम आदमी पार्टी का तर्क कुछ और ही रहा। दिवाली का त्योहार तो भगवान श्री राम के साथ जुड़ा ही हुआ है। जब हम दिवाली मनाने जाएंगे तो उसमें भगवान श्री राम का तो एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी ही। दिल्ली सरकार दिवाली के बाद इस मॉडल को आम लोगों के लिए खोलने के बारे में भी सोच रही है, ताकि वो दिल्ली में राम मंदिर की झलक देख सकें। सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट के साथ पिछले साल अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजन किया था। तब भी उन्होंने इसे राम के अयोध्या लौटने का उत्सव ही बताया था, लेकिन तब राम के नाम के बजाय दिवाली पूजन में खर्च पर राजनीतिक बवाल मचा था। जबकि इस बार आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और सीएम केजरीवाल खुद अयोध्या के दर्शन करके लौटे हैं, जिसलिए त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के दिवाली पूजन के लिए राम मंदिर का मॉडल बनाए जाने को बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी स्टंट बताने में देर नहीं की। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बाजी मार ली। कुल 4 सीटों के नतीजों में 3 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली, जिनमें 2 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जो पहले कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस चुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के पास चली गईं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। देवास के बीजेपी दफ्तर में चल रही बैठक में जैसे ही नतीजों में बढ़त की खबर आई, नारेबाजी शुरू हो गई।
बीजेपी ने दावा कर दिया कि ये तो यूपी के विधानसभा चुनावों से पहले शुभ संकेत हैं। देश का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, उसके लिए शगुन आज मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है। दूसरी तरफ जोबट विधानसभा सीट पर मिली जीत को बीजेपी एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि जोबट सीट राज्य के आदिवासी समुदाय के असर वाले इलाके की सीट है, जहां बीजेपी को 2018 के चुनाव में बड़ा झटका लगा था। हमारी पूरी आदिवासी पट्टी पिछले विधानसभा में हम साफ हो गए थे, लेकिन जनजाति आदिवासी भाई बहनों का विश्वास फिर से हम पर लौटा है। लेकिन रैगांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दे दिया। हालांकि कांग्रेस की जीत का अंतर बड़ा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से जीत इसलिए अहम है क्योंकि इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार के चुनाव में रैगांव सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया, जबकि जोबट सीट पर कांग्रेस को 6,000 वोटों के अंतर से बीजेपी ने शिकस्त दे दी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट भी पहले कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इस बार 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से यह सीट बीजेपी ने जीती। जबकि एक लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 81,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सौभाग्य की एक बात है कि एमपी में वोटरों ने सियासी गणित फेल कर दिया। जहां विधानसभा की जोबट और पृथ्वीपुर सीट 3 साल पहले कांग्रेस ने जीती थी, वहां उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। जबकि पृथ्वीपुर सीट पर तो कांग्रेस ने अपने दिवंगत विधायक के बेटे को टिकट देकर वोटरों की सहानुभूति पाने का दांव भी खेला था। जबकि सतना जिले की रैगांव सीट पर बीजेपी को वोटरों ने झटका दे दिया, जहां कांग्रेस की कल्पना वर्मा जीत गई, जिन्हें 3 साल पहले हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा, जहां नंदकिशोर चौहान के निधन की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा था। दिवाली से पहले मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ देश के कई राज्यों में मुहिम चलाई गई। इस त्योहार के आते ही भारी मांग की वजह से मिठाई, खोया, पनीर और दूध में मिलावट की शिकायतें बढ़ जाती, जिस पर शिकंजा कसने के लिए कई शहरों में प्रशासन ने कमर कस ली। राजस्थान के बीकानेर में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की कई टीमों ने अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया। कई दुकानों से अधिकारियों ने मिठाइयों के सैंपल भी लिए। जांच के दौरान कुछ दुकानों पर खराब कोल्ड ड्रिंक्स पाई गईं, तो उन्हें तुरंत फेंक दिया गया। इन सैंपलों की हम जांच करवाएंगे, अगर कहीं गलत मिलता है सैंपल तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। राजस्थान के ही अजमेर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर करीब 4,000 किलो मिलावटी मावा जब्त कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली में इस मुहिम को तेज करते हुए खाने पीने की चीजों की क्वालिटी पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स को ही सड़क पर उतार दिया। इसके जरिए मिलावटी मिठाइयों की जांच हाथों हाथ हो गई। जांच के लिए इस गाड़ी में बैठी टीम ने एक केमिकल डालते ही मिठाई की असलियत का पता लगा लिया। अगर रोज रेड कलर आता है तो मिलावट है, और अगर हल्का लाइट पिंकिश टाइप रहता है तो नेगेटिव है। बताया गया कि मिलावट का पता चलते ही आरोपियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। तमाम राज्यों में FSSAI की तरफ से ये जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के जरिए नकली मावे और मिठाइयों पर नकेल कसने की तैयारी है। सौभाग्य की एक बात है कि दिवाली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों में मिठाई की डिमांड बढ़ती है तो मिलावटखोरी का धंधा भी बढ़ जाता है, और ये दशकों से हो रहा है, जिसकी वजह यह है कि मिलावट करने वालों को ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद की सजा देने का कानून है, जिसे कम मानते हुए MP और राजस्थान की सरकारों ने खाने पीने के सामान में मिलावट करने पर उम्र कैद की सजा देने का कानून पास किया। और राजस्थान में तो 2 महीने पहले ही विधानसभा ने इस कानून पर मोहर लगाई। लेकिन मिलावटखोर सुधरने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने के साथ ही अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान भी कर दिया। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। हालांकि अभी चुनाव आयोग से उनकी नई पार्टी को मान्यता नहीं मिली है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भेजी। खबर है कि इस खत के जरिए उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक लिखा कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी देने के फैसले पर कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। सौभाग्य की एक बात यह कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 30 साल पहले भी अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई थी, लेकिन तब और आज के हालात में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि 1991 में वो अकाली दल अलग हुए थे और इसीलिए उन्होंने अकाली दल पंथिक नाम से पार्टी बनाई थी। और 6 साल बाद उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, क्योंकि तब उनके सामने लंबा राजनीतिक करियर पड़ा था। जबकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साल के होने जा रहे हैं और कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, जिसके जरिए वो कांग्रेस से ज्यादा पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं।